हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस है जेपी चौहान और आपका मौजूद है आपके प्री चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और दोस्तों, एक बहुत दिनों बाद वापस मैं लौट के आया हूँ टेस्ट सीरीज के अंदर, बिकॉज ईयर लॉन्ग कोर्स की प्रोग्रामिंग में लग गया था, थोड़ा सा डिले हो गया। तो टेस्ट सीरीज को जो है अपन अपन वीकेंड के ऊपर अपन क्या करेंगे, अब टेस्ट सीरीज खेलेंगे और पूरा आपके नीट एग्जामिनेशन तक भले ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए, लेकिन तब तक भी मैं क्या करूँगा, आपको कुछ ना कुछ पेपर देता रहूँगा। तो सैटरडे संडे को आपको क्या मिलेंगे, पेपर मिलेंगे। आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉलिजन। तो कॉलिजन वाला पार्ट था, और एक क्या है, सेंटर ऑफ मास, जो मैंने पेपर दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर। मैंने आपको पेपर दिया था लास्ट टेस्ट सीरीज के लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नेक्स्ट टेस्ट जो है वो रोटेशनल मोशन का है, उसका पेपर मैंने डाल दिया है, तो उस पेपर को दे लेना। आप कल वापस उसका सॉल्यूशन लेके हाजिर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ, क्या दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L whose mass per unit length varies as, है ना, मास अपॉन लेंथ दिया हुआ है, रो क्या है, मास अपॉन लेंथ, वेयर k is a constant, x is the distance measured from one end, alright, is at following distance from the same end। मतलब सेंटर ऑफ मास आपके पास में क्या है, एक रॉड जो है, रोड का सेंटर ऑफ मास एक एंड से कितनी डिस्टेंस पर होगा वो आपको मालूम करना है। ये रोड हो गई मेरे पास, है ना। इस रोड का मुझे चेक करना है कि भाई कितनी डिस्टेंस के ऊपर, है ना। सपोज ये मेरे पास ये जो भी x डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर मैं जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मुझे यहाँ पर मालूम करनी है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर आप मालूम हो, उसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, ये मेरे पास क्या है, एक्सीएम। एक्सीएम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, अंडर रूट एक्स डी एम डिवाइडेड बाय डी एम, है ना। रेगुलर शेप बॉडी के लिए, किसी सिस्टम के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला था। अगर पार्टिकल सिस्टम है तो वहां पर अपने पास m1 x1 प्लस m2 x2 इस तरह का फॉर्मूला था, है ना। और लेंथ कितनी है इसकी, 0 से लेकर l लेंथ का रोड है, तो लिमिट क्या लग जाएगी आपकी, 0 से लेकर l, क्योंकि इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या है, 0 से लेकर l। अब ये m के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो यहाँ पर देख रहे हैं m मास के रेस्पेक्ट में है, लेकिन लिमिट मैंने लेंथ की लगा दी है, तो मास को मुझे कहीं ना कहीं लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मैं dm क्या लिख सकता हूँ, तो देखो dm, देखो यहाँ पर क्या लिख पाऊंगा मैं dm को, तो जरा देखो dm, तो dm का फॉर्मूला क्या होगा, dm इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी, ये मास डेंसिटी, ये होगा रो इंटू dx। dm क्या हो जाएगा, रो इंटू dx। तो यहाँ से देखो xcm, तो यहाँ से फाइनली xcm अगर अपन लिखेंगे तो देखो xcm कितना बन जाएगा, xcm इक्वल्स रो dx। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इंटीग्रेशन आ जाएगा, x तो ऑलरेडी है, और रो कितना है मेरे पास, k x स्क्वायर, है ना, अपॉन l, ये तो हो गया रो, और मल्टीप्लाइड बाय dx। देखो अब ये लिमिट मेरे पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन हो गया लेंथ के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके l, और इंटीग्रेशन में वापस क्या आ जाएगा, नीचे भी वापस क्या है, dm है, dm का मतलब क्या हो गया, रो dx का मतलब क्या हो गया हमारे पास, k x स्क्वायर अपॉन l इंटू dx, और लिमिट मेरे पास क्या आएगी, वही 0 से लेके l। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर k अपॉन l तो मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 से लेके l, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी मेरे पास क्या आ गया, देखो k अपॉन l कॉमन आ गया, लेकिन नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, और लिमिट मेरे पास क्या हो गई, 0 से लेके l तक हो गई। फाइनली इसको सॉल्व करो, k बाय l से k बाय l कैंसिल, और यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा l पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, एंड होल डिवाइडेड बाय, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, l क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करो आप यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3l बाय 4। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एल शेप का ये रोड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सेंटर मास ऑफ टू यूनिफॉर्म rods of same length है L और L, जैसा कि आपको देख पा रहा है यहाँ पर, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, केप्ट इन शॉन, इफ द मीटिंग पॉइंट इज ओरिजिन, ये मीटिंग पॉइंट है इसका, और इसको क्या बोल दिया इसने, ओरिजिन बोल दिया है। इसको क्या बोल दिया इसने, ओरिजिन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। अब इसने बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसको ध्यान से अगर आप सोचो, देखो ये इसका मिड पॉइंट, ये क्या होगा, इस रोड का सेंटर ऑफ मास होगा, और ये इस रोड का सेंटर ऑफ मास होगा। अब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा, ये कितनी हाइट पर है, ये यहाँ से देखो तो ये कितनी हाइट पर है, ये l/2 हाइट पर है, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये कितनी, यहाँ से अगर इसको देखें अपन तो ये कितने पे आ गया, ये भी कितने पर है, l/2 पर है। तो अब यहाँ पर इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँ,
है ना। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब इसको मैं एक तरीके से क्या बना सकता हूँ, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊँ तो दो मेरे पास क्या आ गए, ये पोजीशंस आ गई, राइट। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये दो पोजीशंस आ चुकी है मेरे पास, मतलब दो पार्टिकल आ गए हैं जिसका मास मेरे पास कितना हो गया, रोड का मास जो भी है इक्वल मासेस है ये, है ना। ये मेरे पास m मास हो गया, ये भी मेरे पास क्या हो गया, m मास हो गया। रोड का मास लेट से मैं m बोल देता हूँ, या मास देखने की जरूरत भी नहीं, चलो और कंफ्यूज हो जाओगे, बिना मास के करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ आपको समझ में आ रही हो तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, देखो जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, है ना। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, किसी पॉइंट पर होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे। और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट में बोल देता हूँ कितने, सपोज ये x, y है, कितना है ये x, y है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको लिखना आनी चाहिए, एक फॉर्म होती है, इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको लिखना आना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, x अपॉन ए, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको अपन स्ट्रेट लाइन की, ये शायद आपने पढ़ी होगी, y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये x अपॉन a जो होता है वो क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है, l/2, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है, देखो y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है, वो भी कितना है, l/2 इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू l/2, बस। तो ये x और y क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। अब इस कोऑर्डिनेट, अब इन चारों इक्वेशन में से देखना पड़ेगा मुझे कौन से, हाँ जो वेरिएबल है वो l/2, दोनों का सम जो हो रहा है वो l/2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो l/2 प्लस l/2, तो ये तो हो सकता नहीं है। 2l/3 प्लस l/2 ये भी नहीं होगा, l/3 ये 2l/3 होता है, l/3 ये देखो ये हो गया मेरे पास, तो l/3 प्लस l/6 करोगे तो l/2 के आसपास आ जाएगा। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। अभी मैंने क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से मैं आपको कुछ ना कुछ एक नई लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप हमेशा इससे घबराए ना कि भाई क्या दे दिया इस बार सर ने, पढ़ाया नहीं है, नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन से भी हमेशा लर्निंग होती है। तो बस वही कोशिश रहती है मेरी, क्वेश्चन से भी आपको कुछ ना कुछ सिखा जाओ, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा रखे हैं मैंने आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, क्या दिया हुआ है, 3 मैन ABC, 3 मैन है मेरे पास ABC, आपको शायद क्लियर विजिबल नहीं हो रहा हो, तो ये मेरे पास 2 मीटर है, ये भी मेरे पास 2 मीटर है, ये 40 किलोग्राम का मास है, ये 50 किलोग्राम का मास है, 60 किलोग्राम का मास है। आर स्टैंडिंग ऑन ए प्लैंक ऑफ 90 किलोग्राम। प्लैंक का मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 90 किलोग्राम, ठीक है। क्या पूछा है, विच इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इफ ए एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन, देखो ए कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है, और सी कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। इसने बोला है कि मास बी कितने से शिफ्ट होगा, मास बी कितने से शिफ्ट होगा। देखो मास बी कहीं नहीं जा रहा है, मास बी अपनी जगह पर है, मतलब कहीं ना कहीं ए और सी के मूवमेंट की वजह से प्लैंक का मूवमेंट भी होगा। और आपको ध्यान हो, इसमें इस तरह के क्वेश्चन किए अपन ने, किसी प्लैंक के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में जा रहा है तो प्लैंक का जाएगा राइट में, और अगर ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो प्लैंक का जाएगा लेफ्ट में। तो इसमें अपन ने देखा था लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। आप जाके जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वो जाके एक बार मेरे वीडियोस देखें, वहाँ से आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ प्लैंक जो है, मैं बोलता हूँ प्लैंक कितने से मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्लैंक जो है वो एक्स से मूव कर रहा है, और जितने से प्लैंक मूव करेगा उतने से बी भी मूव करेगा, क्योंकि बी तो क्या है, वही अपनी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है, वही अपनी पोजीशन के ऊपर होल्ड किया हुआ है। तो देखो यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट में जो मूव कर रहे हैं उसका m इंटू एक्स लिखो, और राइट में जो मूव कर रहे हैं उनका m इंटू एक्स लिखो। ये अपने सेंट्रल मास के अंदर मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो लेफ्ट में कौन जा रहा है, आप देखो लेफ्ट में जा रहा है कौन, सी जा रहा है, सी जा रहा है। अब देखो प्लैंक अगर एक्स से राइट में मूव करेगा, सोच के देखना, प्लैंक अगर एक्स से राइट में मूव करेगा और सी अगर ए तक जाना चाहता है, सी अगर ए तक जाना चाहता है, तो प्लैंक ऑलरेडी एक्स सी की तरफ मूव कर चुका है, तो सी का मूवमेंट कितना होगा, 4 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि टोटल ए सी को ए तक जाना है तो 4 तो चलना पड़ेगा, लेकिन प्लैंक भी चल रहा है उसके नीचे, तो एक्स कम चलना पड़ेगा उसको। तो किसके लिए लिखना है मुझे, लेफ्ट कौन गया, सी का मास कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय कितना 4 माइनस एक्स, ये हो गया लेफ्ट में कौन चला, और लेफ्ट में कौन चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। ए भी कहाँ जा रहा है, राइट में। अब ए राइट में कितना चलेगा, अब प्लैंक भी एक्स से चल रहा है और ए को सी तक जाना है तो कितना चलना, 4 मीटर चलना पड़ेगा, तो 4 मीटर ए को तो चलना ही है, प्लस एडिशनल प्लैंक की वजह से उसको और एक्स्ट्रा एक्स और चलना पड़ेगा, तो 4 प्लस एक्स मूवमेंट होगा किसका, ए का मास कितना हो गया 40, और कितना मूवमेंट आएगा इसका 4 प्लस एक्स,
फिर बी देखो, बी का मूवमेंट कितना होगा, बी बी मतलब 50 किलोग्राम, इसका मूवमेंट उतना ही होगा जितना प्लैंक का होगा, ठीक है। और साथ में फाइनली प्लैंक का मूवमेंट कितना होगा, प्लैंक का मास है कितना 90, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया x। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आप देखोगे +1/3 आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करना +1/3 मीटर, और वो पॉजिटिव आ रही है इसलिए क्या हो गया राइट में, तो टुवर्ड्स राइट, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। लेफ्ट राइट वाला प्रॉब्लम है ये, बस बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, करो। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडरिंग अ सिस्टम हैविंग टू masses m1 and m2 in which first mass m1 is pushed towards center of mass by distance a, m1 क्या है राइट में गया, ठीक है, the distance required to be moved for second mass to keep center of mass at same position, center of mass को सेम पोजीशन में रखने के लिए हमेशा कोई लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट करना होता है आपको हमेशा। लेफ्ट में कौन चल रहा है m2, इसने पूछा है कि अगर m1 राइट में जाएगा तो m2 को कहीं ना कहीं लेफ्ट में आना ही पड़ेगा ना, सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन में रखना है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है, क्योंकि m1 पास में आएगा तो m2 को भी पास में आना पड़ेगा, तो लेफ्ट में कौन चलेगा m2, और इसने पूछा है m2 को कितने से चलना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ भाई x से चलना पड़ेगा, ये लो x से चला दिया मैंने, और m1 को, और m1 राइट में कितना चल रहा है, a से चल रहा है, ये राइट में है, तो m2x इक्वल्स टू m1 है, तो x नेट कितना चला हुआ मैंने x में मालूम कर लिया है, तो ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय a, ये मेरे पास क्या आ गया, और x कहाँ चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है, ये लेफ्ट में चल रहा है, तो m1 अपॉन m2 इनटू a, सो a विल बी योर करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया हुआ है, एन आइसोलेटेड, क्या दिया हुआ, एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन horizontal plane xy along the x axis, ठीक है, at a certain height above the ground, at a certain height above the ground, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, बहुत बढ़िया, certain height above the ground explodes into two fragments of mass m/4 and 3m/4, मतलब ये m मास का जो पार्टिकल है ये दो पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा है, m/4 3m/4, ठीक है, an instant later the smaller fragment is at +15 सेंटीमीटर, मतलब ये एक्सप्लोड हुआ दो पार्ट में, एक छोटा पार्ट ऊपर गया कितने पर, कितनी हाइट पर, +15 पर गया है, and instant later the smallest part is at y बराबर 15 सेंटीमीटर, the largest fragment at this instant is at, जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो कितनी डिस्टेंस पर होगा वो मुझे मालूम करना है, हाँ ये कितने पर है, ये +15 पर गया है ना, +15 सेंटीमीटर पर, तो बड़ा वाला कहाँ जाएगा वो मुझे देखना, तो बड़ा वाला नीचे जाएगा, ये बड़ा वाला नीचे जाएगा, ये तो हो गया तुम्हारा m/4, छोटा वाला ऊपर गया तो बड़ा वाला नीचे जाएगा, तो देखो आप इसमें क्या करना है, अप इक्वल्स टू डाउन, ऊपर कौन गया m/4 गया है, कितने से कितने सेंटीमीटर गया ऊपर, 15 गया है, इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम जब कंजर्व होगा तो m1x1 इक्वल्स टू m2x2 बोलो या m1v1 इक्वल्स टू m2v2 बोलो, एक ही बात होती है, तो m/4 इंटू 15, और नीचे कौन आया है, अब नीचे कितना आया वो मुझे निकालना है, 3/4 इंटू x, m/4 से m/4 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू देखो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और 3m डाउन, डाउन मतलब नेगेटिव, तो माइनस का 5 सेंटीमीटर, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना हमेशा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्या दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसने किया है इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे बने हुए हैं। देखो द फिगर शोज द पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है, दो पार्टिकल है 1 किलोग्राम के, इसकी पोजीशन 2 मीटर है, इसकी 8 मीटर है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऑलराइट, ये तो पार्टिकल मूव अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसने बोला है क्या निकालना है, देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, ये t इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है, अब 1 सेकंड के बाद में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी मुझे निकालना है, देखो अगर देखो सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल लूं अगर मैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड में मेरे को पता चल जाएगा कितना शिफ्ट हुआ वो, तो मुझे नहीं पूछना आ जाएगी, तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, VCM निकाल लूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, VCM निकाल लूँगा, VCM का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 है ना, VCM का फॉर्मूला m2v2 एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, m1 मास कितना है 1 इंटू वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की कितनी है 5 प्लस
मास दूसरा कितना है 1 और वेलोसिटी क्या है इसकी -3 क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया 2 कितना हो गया 5 - 3 2 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1 तो ये हो जाएगा आपको कितना 1 मीटर पर सेकंड क्या हो गया ये हो गया। अब 1 सेकंड के बाद में कहाँ शिफ्ट होगा देखो तो अपन क्या देख लेते हैं इनिशियल पोजीशन निकाल देते हैं सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन निकाल दो 1 सेकंड के बाद में कितना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड है तो हर सेकंड में वो 1 मीटर शिफ्ट होगा और पॉजिटिव वाली तो मतलब 1 सेकंड से 1 मीटर से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन निकाल लो आप एक्सीएम की तो एक्सीएम की इनिशियल पोजीशन एक्सीएम का फॉर्मूला क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन है ना m1 प्लस m2 x की जगह मेरे पास क्या है v की जगह x आ गया मेरे पास m1 मास कितना है 1 पोजीशन कितनी है देखो उसकी 2 मीटर प्लस m2 मास कितना है 1 और पोजीशन कितनी है इसको माइनस नोट कर देना है पोजीशन 8 आएगी एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना हो गया 2 8 + 2 10 10 by 2 कितना हो गया 5 मीटर। ये हो गई इनिशियल पोजीशन ये t = 0 की पोजीशन है। अब मुझे मालूम करना है कितना आफ्टर 1 सेकंड t = 1 सेकंड पर पोजीशन कितनी हो जाएगी इनिशियल पोजीशन कितनी थी 5 और 1 सेकंड के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा 5 + 1 तो कितना हो जाएगा आंसर मेरे पास 6 मीटर तो राइट में जाएगा मेरे पास तो देख लो सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 2m इज कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.2 मीटर टू अ रिंग ऑफ मास m व्हिच इज फ्री टू स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ रोड। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है अगर आपको समझ में आया हो ये मेरे पास रोड है ठीक है ये रोड दो एंड के बीच में फिक्स्ड है ये रोड जो है वो क्या दो एंड के बीच में फिक्स की हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिंग है अरे भाई मेरे रिंग है उसका मास कितना m है उस रिंग से अ पार्टिकल ऑफ मास 2m इज कनेक्टेड बाय एन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.2 मीटर टू अ रिंग ऑफ मास m व्हिच इज फ्री टू स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ रोड। मतलब इस ये किससे अटैच्ड है अगर आप देखोगे तो ये एक 2m मास से ये अटैच्ड है। तो वापस थोड़ा सही बना दूँ मैं थोड़ा सा फील लाते हैं यार आपके लिए क्या करें बहुत मेहनत का काम है भाई ठीक है। यहाँ से ये मेरे पास ये 2m मास का ये 2m हो गया ठीक है और इसका मास हो गया मेरे पास रिंग का मास m हो गया ठीक है। अब ये रिंग ओरिजिनली इस पे रोड के ऊपर ये रोड है मेरे पास रेड वाली जो थी वो क्या थी रोड थी रोड के ऊपर क्या है स्ट्रिंग से मैंने इस तरीके से असेंबली दी हुई है। इनिशियली द रिंग एंड द पार्टिकल आर एट सेम लेवल ठीक है रिंग और पार्टिकल मैंने सेम लेवल बना दिए विद द स्ट्रिंग टॉट स्ट्रिंग क्या है बिल्कुल टॉट है बिल्कुल काली कलर की स्ट्रिंग है ब्लैक कलर की बोथ आर देन रिलीज्ड। अब दोनों को क्या कर दिया मैंने रिलीज कर दिया दोनों मतलब m और 2m को रिलीज कर दिया साइमल्टेनियसली। ये बोल रहा है द डिस्टेंस इन मीटर्स मूव्ड बाय द रिंग व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। मतलब क्या हो जिसको रिलीज करूंगा ये इधर आएगा और ये रिंग जो होगी वो इधर मूव करेगी। सपोज न्यू इन दोनों की नई पोजीशन बना देता हूँ मैं रिंग की नई पोजीशन ये आ गई तो उस वक्त अगर आप देखोगे तो जो 2m वाला मास है वो क्या आ जाएगा यहाँ के आ जाएगा ये 2m वाला मास यहाँ आ जाएगा मेरे पास ये तो ये कितने से तो 2m देखो तो 2m को अगर आप देखो तो 2m कितने से तो रिंग कितने से शिफ्ट हो गई x से इधर शिफ्ट हो गई और पूरी स्ट्रिंग का लेंथ अपने को दिया हुआ है 1.2 मीटर स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है 1.2 मीटर तो ये तो जो मास होगा वो कितना शिफ्ट होगा 1. वही लेफ्ट इक्वल्स टू राइट ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं 1.2 माइनस x। तो इसने पूछा है कि भाई रिंग कितने से शिफ्ट होगी मतलब मुझे x मालूम करना है तो बस यहाँ से कर दो आप लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। लेफ्ट में कौन जा रहा है मास जा रहा है 2m वाला तो 2m और कितने से जा रहा है वो 1.2 माइनस x से जा रहा है और राइट में कौन जा रहा है रिंग जा रही है उसका मास m है और कितने से जा रहा है x से जा रहा है तो x m से m कैंसिल हो गया तो 2.4 माइनस 2x इक्वल्स टू x तो 3x इक्वल्स टू 2.4 तो 0.8 आ जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 0.8 मीटर इज योर आंसर। ठीक है ये हो गया मेरे पास सी इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है कि 2 balls of same mass are dropped from the same height h
ऑन टू द फ्लोर, द फर्स्ट बॉल बाउंसेस टू अ हाइट h/4, है ना, दो बॉल हैं यहाँ पर, है ना, दो बॉल, चलो भाई दो बॉल को अपन ने गिराया है, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, दोनों को सेम हाइट h से मैंने गिराया है, दोनों को सेम हाइट h से गिराया है, लेकिन वापस ये बाउंस बैक जो कर रही है, दोनों बॉल को देखोगे तो फर्स्ट बॉल जो है वो कहाँ है, h/4 हाइट पे बाउंस बैक कर रही है आफ्टर द कोलिजन, एंड द सेकंड बॉल इज टू हाइट ऑफ h/16। तो ये वाली बॉल तो h/4 पे बाउंस बैक कर रही है, और ये वाली जो है वो h/16 पर बाउंस बैक कर रही है, दोनों अलग अलग बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली बॉल जो है वो कितने पर, h/4 पर बाउंस बैक कर रही है, और ये आपकी क्या हो गई, h/16 पर बाउंस बैक कर रही है। तो देखो यहाँ से अगर आपको ध्यान हो, बाउंस बैक जब करती है तो उसकी कंडीशन अपने को ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान हो कि वापस कितनी हाइट पर बाउंस बैक करेगी, तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो होता है e² मल्टीप्लाइड बाय h। अब दोनों अलग अलग हाइट पर बाउंस बैक कर रही है, मतलब इसका e अलग आएगा, और इसके लिए भी लिखोगे तो नई हाइट जो होती है, नई हाइट इक्वल्स टू e² टाइम्स पुरानी हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको मैंने क्या बोल दिया, e2, क्योंकि दोनों हाइट अलग अलग हाइट पे जा रहे हैं इसलिए h अलग अलग आएगा, तो सॉरी e अलग अलग आएगा। तो यहाँ से e1 देख लोगे, इसके लिए कितना आ गया 1/2, और यहाँ से e2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर e2 आ जाएगा, h से h यहाँ पर भी कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4। जो दिया हुआ उससे अपन ने जो निकाल सकते थे वो निकाल लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इम्पल्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड बॉल ऑन द फ्लोर। अब फर्स्ट बॉल ने कितना इम्पल्स अप्लाई किया वो मुझे निकालना है। तो इम्पल्स अप्लाइड कितना होता है, इम्पल्स अप्लाइड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, क्या होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम, है ना। इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं फर्स्ट की बात करूंगा तो फर्स्ट के मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m मल्टीप्लाइड बाय ई वी टाइम्स वेलोसिटी हो जाती है, और वो ये भी कहा जाएगी ऊपर की तरफ। फाइनल वेलोसिटी कहाँ है इसकी, ऊपर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, जस्ट बिफोर कॉन्टैक्ट, है ना। तो v से टकराएगी और ई वी से ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मैंने क्या लिखा, v से तो नीचे टकराएगी और वापस ई वी से ऊपर आएगी, लेकिन ये E1v होगा इस केस में। यहाँ पर भी v से टकराएगी लेकिन वापस कितने से आएगी, वो E2v से ऊपर आएगी। तो मोमेंटम के अंदर चेंज कितना होगा, फाइनल मोमेंटम तो हो गया mev और माइनस mv, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास mv, और ये E1 आ गया मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, mv कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा कितना, mv कॉमन लिया तो कितना आ गया, ये 1 प्लस e, तो यहाँ पर रख दो आप वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये E1 है ना, ये E1, तो ये mv और 1 प्लस e, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ये किसके लिए, फर्स्ट वाली बॉल के लिए, है ना, फर्स्ट वाली बॉल के लिए। तो यहाँ से I1 अगर आप देखोगे तो I1 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, mv मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ये हो गया I1। I2 देखो इस तरीके से I2 निकाल सकते हैं। I2 का फॉर्मूला भी सेम आएगा, क्या आएगा, mv, बस उसकी जगह E1 की जगह क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या है, तो m मल्टीप्लाइड बाय v और ये 1 प्लस E2 कितना है आपके पास, 1/4। तो यहाँ से मेरे पास I2 देखो, I2 कितना आ गया, mv और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/4, ये कितना होता है आपके पास, 5/4 होता है। अब यहाँ से I1 और I2 का रेशियो निकालना है आपको बस सिंपली। तो I1 अपॉन I2 अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है, I1 अपॉन I2, mv कैंसिल, तो 3/2 अपॉन 5/4 कितना हो गया, ये तो 6/5 हो गया, है ना। क्या हो गया, 6/5 हो गया क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 6, हाँ 6/5, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, 5I1 इक्वल्स टू 6I2। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है। देखो कहीं भी अगर डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को देख के फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, है ना। जो क्रैश कोर्स का वीडियो बनाया है ताकि उसके बाद थोड़ा फील और आ जाएगा, तो पहले एक बार रिवाइज करके फिर आए यहाँ पर आप, ताकि क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास 4m विच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू m एंड 2m, है ना। एक पार्टिकल जो है वो 4m मास का एक पार्टिकल है, वो एक्सप्लोड हो रहा है 3 पार्ट के अंदर, है ना। एक्सप्लोड हो रहा है 3 पार्ट के अंदर, m और 2m, 3 पार्ट के अंदर एक्सप्लोड हो गया, बहुत बढ़िया। 2 ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m एंड 2m आर फाउंड टू मूव विद इक्वल स्पीड्स v इन अपोजिट डायरेक्शन। दो जो फ्रेगमेंट है m और 2m वो अपोजिट डायरेक्शन में v से जा रहे हैं, मतलब अगर ये v से इधर जा रहा है तो ये अपोजिट में जाएगा इधर, ठीक है। और इसकी स्पीड तो 0 है, ये रेस्ट पर होगा, रेस्ट पर दिया हुआ है अपने को, तो इसकी स्पीड क्या होगी मेरे पास 0।
अभी क्या बोला था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी देखो। अब देखो टोटल मोमेंटम मेरे पास क्या है, इनिशियल, अगर मेरे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी मेरे को क्या करना होगा, जीरो। और फाइनल मोमेंटम जीरो कब होगा, जब टोटल मोमेंटम देख लो आप सर, इन सब का टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मोमेंटम देख कितना है, 2mv, इसका मोमेंटम कितना है 2mv, तो इन दोनों का मोमेंटम भी कितना मिलाकर वापस कितना होना चाहिए, 2mv होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका राइट में है तो इसका टोटल मोमेंटम कितना आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए, लेफ्ट में आनी चाहिए, और कितनी आनी चाहिए, v, तभी तो 2mv होगा। नहीं तो आप क्या करो, आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, यानी जीरो इक्वल्स टू mv1, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, माइनस mv प्लस 2mv, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां से v निकल के आएगा, लेकिन हिसाब किताब से करते हो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब इसने क्या बोला है, अब निकालना टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर अगर आप देखोगे कितनी हो जाएगी, हाफ मास, तीनों की स्पीड सेम है देखो, v, बस मास कितना है, पहले का m, दूसरे का भी m, और तीसरे का 2m। यहाँ पर माइनस मत कर देना वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड ऊपर क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में वो वैसे भी v स्क्वायर होता है, माइनस भी कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हाफ m v का स्क्वायर, तो ये कितना है 4m हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 2m v स्क्वायर। सो क्या हो गया, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट, होप यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्रैश कोर्स की वीडियो देख के करे ट्राई, जल्द 100% समझ में आएगा। देखो क्या है नेक्स्ट, two blocks A 3 kg and 2 kg are resting on a smooth horizontal surface connected by a spring of stiffness 480। मतलब दो मास है मेरे पास, एक 2 किलोग्राम का मास हो गया, और एक और मेरे पास मास है कितना, 3 किलोग्राम का मास हो गया। ये A हो गया और ये B हो गया, दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और K की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 480 K की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये बोल रहा है इनिशियली द स्प्रिंग इज अंडर अनडिफॉर्म्ड, ठीक है, नेचुरल लेंथ पर, अनडिफॉर्म मतलब नेचुरल लेंथ पर है, एंड वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इज इम्पार्टेड टू A अलोंग द लाइन ऑफ स्प्रिंग अवे फ्रॉम B, मतलब B से अवे, मतलब इस डायरेक्शन में आपने क्या दी, एक वेलोसिटी इम्पार्ट की आपने इस डायरेक्शन में, कितनी, A को 2 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द मीटर्स ऑफ द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, मतलब इस मोशन में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा वो मुझे निकालना है। देखो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए सिंपल सा एनर्जी, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन हो रही होता है यहाँ पर हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। अब देखो इनिशियली एनर्जी का ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। अब इनिशियली एनर्जी देखो क्या है, इनिशियली स्प्रिंग एक्सटेंड हो नहीं रही है, क्यों, अब यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं। आप एक बार स्पीड लगा दी आपने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स जब लगते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी नहीं, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कोई भी एक्सटेंशन है नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई स्प्रिंग की। अब यहाँ पर बची क्या, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी तो जीरो, बी की, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी, सिर्फ ए की आएगी, तो ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास कितना हो गया, 2 मास आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब ये आगे बढ़ेगा, अब मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो उस समय क्या आएगा, इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और प्लस कुछ टाइम के बाद में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, ये बी भी क्या होगा, बी भी आगे मूव करेगा, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, ये बी भी आगे मूव करेगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे देखना है बी भी, अब मैक्सिमम कंप्रेशन के समय अगर आपको ध्यान हो, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होता है, अगर आपको यहाँ पर मैं बता दूं, मैक्सिमम कंप्रेशन के अंदर दोनों के पूरे सिस्टम की स्पीड से इक्वल होती है, स्पीड मैक्सिमम कंप्रेशन के समय जो वी ए और वी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये मैंने करवाया था आपको अगर आप ध्यान हो, ठीक है, वी और वी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे मैक्सिमम कंप्रेशन पे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो शुरू में मोमेंटम, ए का मोमेंटम कितना होगा 3 इंटू 2, बी का मोमेंटम कितना होगा 0, और फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो टोटल मास कितना हो गया 2 + 3 टोटल मास, और टोटल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, दोनों की मिलाकर v, तो यहाँ से v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 5, ये होगी टोटल वेलोसिटी सिस्टम की। तो यहाँ से
अब मेरे पास क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, हाफ मास कितना हो गया 2 + 3 5 इंटू 6/5 वेलोसिटी हो गई का होल स्क्वायर, क्योंकि सिस्टम तो मूव कर रहा होगा ना, एक्सटेंशन भी और मूवमेंट भी है सिस्टम का, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी, और प्लस हाफ के स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करना, और इसका आंसर आपका मैं लिखवा देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपके पास, इट विल कम आउट टू बी 1/10 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके पास, 2-3 बार आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फायर्ड फ्रॉम बोल, लोगों को डायरेक्ट आंसर भी याद होगा। एक शेल को अपन ने फायर कर दिया है ना, एक शेल को अपन ने फायर कर दिया, भाई फायर कर दो शेल को, कितनी वेलोसिटी से, v से फायर किया है मैंने, थीटा एंगल के ऊपर फायर किया है, तो ये ऐसे कुछ इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास। इसका मास दे रहा है इनिशियली, कुछ भी नहीं दिया, चलो ठीक है, 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास। सपोज ये यहाँ पर था, शेल यहाँ पर पहुंची, यहाँ से मैंने फायर किया, यहाँ पर पहुंची। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि एक्सप्लोजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन चाहिए, तो इसकी स्पीड होगी कितनी, v cos थीटा। ठीक है, क्या होगी, v cos थीटा। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गई। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में, वो भी वन ऑफ पीसेस रिट्रेसेस टू इट्स पाथ टू द कैनन। पहला जो है वो क्या करता है, वो रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने का मतलब क्या हो गया, इस इंस्टेंट पर ये कहाँ से आया था, इधर से आता हूँ, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है, तो एक पार्ट इसको वापस रिट्रेस करने का मतलब क्या, वापस उसी डायरेक्शन में इधर जाएगा एक पार्ट, तो और कितनी वेलोसिटी से जाएगा, v cos थीटा वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, एक पार्ट, क्योंकि आधा मास है, और दूसरा मास क्या बोला, द स्पीड ऑफ द अदर पीस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन। दूसरे पार्ट की स्पीड निकालनी है मुझे, अब दूसरे पार्ट की स्पीड निकालनी है। अब एक और यहाँ पर पार्ट बना होगा, एक पार्ट तो ये रहा जो उधर एक्सप्लोड होके गया, अब एक पार्ट पता नहीं कहाँ जाएगा, वो अपन देख लेते हैं किधर जाएगा, जिधर भी जाएगा, तो एक और पार्ट जो है उसकी स्पीड मुझे v मालूम करनी है, उसको मैं बोल देता हूँ v1, वो v1 मुझे मालूम करना है, और इसका मास तो मुझे पता ही है कितना है, m/2 होगा। अब इसमें लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लोजन में हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, बस लगाओ यहाँ से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या होगा, शुरू में मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कितना था, मास टोटल m, और स्पीड कितनी थी, v cos थीटा। बाद में मेरे पास कितना हो गया, पहले वाले पार्ट का मोमेंटम माइनस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का m/2 v कितना हो गया, v cos थीटा, और दूसरे वाले पार्ट का मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन पता नहीं है, तो वो जो भी डायरेक्शन होगा अपने आप आ जाएगा, उसको मैंने मान लिया कितना, v1 माना था, तो ये v1 बस v1 मुझे निकालना है। तो यहाँ से देखो m कैंसिल हो गया, m कैंसिल। अब ये देखो 1/2 v उधर जाके 3/2 v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v/2 cos थीटा इक्वल्स टू, ये m कैंसिल कर दिया था अपन ने, v1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो v1 कितना आ गया, 3v cos थीटा। सो a विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, कि अ बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रीबाउंड्स आफ्टर एन इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अब बॉल जो है वो क्या कर रही है, इसको टकरा रही है और वापस ऊपर लौट के आ रही है। ठीक है, और द मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इज सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कॉलिजन। देखो मोमेंटम हमेशा क्या होता है, पूरे सिस्टम का कंजर्व होता है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम की बात करते ही नहीं अपन हमेशा। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कॉलिजन, बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल सेम नहीं रहेगी। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल इन द अर्थ इज कंजर्व, क्योंकि कॉलिजन के अंदर टोटल मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो थ्योरी पढ़ के आओ, कॉलिजन और उसकी थ्योरी पढ़ के आओ, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 13। A body of mass 1 किलोग्राम strikes elastically with another body at rest। मतलब 1 किलोग्राम की एक बॉडी है, ठीक है, इलास्टिकली वो दूसरी एक बॉडी है विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास u2 मान लेता हूँ, वो कितनी है 0, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी नहीं दी हुई है, चलो ठीक है, इसकी अपन u1 मान लेते हैं, इसकी अपन u1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी u1, और ये अपना सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। कंटिन्यूज टू मूव, जो फर्स्ट है वो कंटिन्यूज टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, विद 1/4 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब 1/4 मतलब u1/4,
4 और सेकंड जो होगा वो मुझे पता नहीं है, द मास ऑफ द सेकंड बॉडी, अदर बॉडी, मतलब इसका मास मुझे मालूम करना है, इसकी स्पीड भी मुझे पता नहीं है भाई, इसकी स्पीड भी मुझे पता नहीं है, इसको v2 दे देते हैं अपन। अब देखो यहाँ से मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं भाई, तो मोमेंटम कंजर्व से क्या होगा 1 इंटू u1, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा यहाँ पे ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलेगा कि 1 इंटू u1, सेकेंड का मोमेंटम कितना हो गया 0, इक्वल्स टू फर्स्ट का मोमेंटम कितना हो जाएगा आफ्टर कोलिजन u1/4 प्लस mv2। अब यहाँ से देख लो कितना हो गया ये u1 माइनस, तो ये हो जाएगा 3u1/4 इक्वल्स टू mv2। ये आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो वेरिएबल है ना, यहाँ पर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको सिंपल। दो वेरिएबल कौन से, एक तो मास हो गया और एक v2 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन का आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई का फॉर्मूला क्या होता था माइनस डेल्टा वी, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन u2, हमेशा नेगेटिव साइन बाहर लेके कर लो आप ताकि ये हेडेक खत्म हो जाए। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू होता है फॉर्मूला। और क्या इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू माइनस, अब v2 माइनस v1, v2 तो v2 है सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, और v1 कितना है मेरे पास u1/4 है, और u2 क्या रेस्ट पे था तो 0 है, और u1 कितना है, ये u1 है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली u1, और इधर से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, u1 उधर जाएगा और उधर से वापस u1/4 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास v2। तो v2 की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई आपके पास 5u1/4। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। बस फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, इसका आंसर बता देता हूँ मैं, 13 का आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर सिंपल v2 रखना है, देख लो यहाँ पर ये v2 रख लो ना, एक काम करो रख लो यार, ले देख कितना हो गया 3u1/4 इक्वल्स टू mv2, v2 कितना हो गया मेरे पास 5u1/4, u1/4 को कैंसिल, तो देखिए m इक्वल्स टू कितना आ गया 3/5, मतलब 0.6। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली कोलाइड्स विद अ फिक्स्ड प्लेन, कोलाइड्स विद द फिक्स्ड प्लेन। भाई साहब एक प्लेन बना देते हैं, हाँ भाई पार्टिकल है भाई, क्या है फिक्स प्लेन, कितना एंगल का है 60 डिग्री एंगल का मेरा एक प्लेन है हॉरिजॉन्टल। इफ इट बाउंसेस वर्टिकली द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, अ पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टली, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो ये पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, लाइन सही नहीं बनाई, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, और कोलिजन के बाद में इसका मूवमेंट जो है वो क्या है वर्टिकल है ना, कोलिजन के बाद में इसका मूवमेंट वर्टिकल है, और अभी ये मूवमेंट इधर है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी में बोल देता हूँ u, फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं v। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हमेशा अगर ध्यान होगा मेरे को वेलोसिटी चाहिए होती है कौन सी, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा, है ना। ये क्या है लाइन ऑफ कॉलिजन है, ये क्या है लाइन ऑफ कॉलिजन है, तो लाइन ऑफ कॉलिजन वाली वेलोसिटी चाहिए होती है अपने को। अब यहाँ से अगर आप देखो ये 60 है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 तो ये 30, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन देखें, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पर वेलोसिटीज देखो क्या है, सबसे पहले अपन ई लिखते हैं, ई लिखते हैं अपन यहाँ पर, ई क्या होगा कोएफिशिएंट ई लिखना, ई का फॉर्मूला निकालना है मुझे, ई के लिए मुझे क्या चाहिए माइनस, अभी फॉर्मूला लिखा था अपन ने v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ये अपना फॉर्मूला था। अब ई देख लो, अब यहाँ पर वेलोसिटीज देखो, इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के यहाँ पर फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी, अब v ये फाइनल वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या देगा v2 मुझे, तो ये हो जाएगा आपका कितना v cos 60, और इस तरीके से u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा आपका, है ना। इस डायरेक्शन में क्या बनाऊं, कलर बना ले अपन, एक ले लेते हैं, है ना। u इस डायरेक्शन में, u के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो u का कंपोनेंट इधर आएगा अगर आप समझ पा रहे हो, एक u का कंपोनेंट इधर आएगा कितना u cos 60, और एक u का कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, ऊपर से नीचे बनाया था मिक्स नहीं हो, ये आएगा u sin 60, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो बस ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, अभी मेरे पास यहाँ वेलोसिटीज देख लो, अब यहाँ पर अब मुझे वेलोसिटीज देखनी है। अब देखो ई का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ई इक्वल्स टू, ध्यान से समझना है इसको, v2 मतलब इसको बोल देता हूँ प्लैंक को बोल रहा हूँ मैं सेकंड ऑब्जेक्ट,
और बॉल जो है उसको बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये बॉल जो इधर जा रही है उसको मैं बोल रहा हूँ बॉल या पार्टिकल जो भी, उसको बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो सेकंड ऑब्जेक्ट तो हमेशा रेस्ट पर ही है, तो v2 मेरे पास क्या हो गया 0 माइनस v1। अब v1 देखो यहाँ पर क्या है, v1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v cos 60। तो ये आ गया मेरे पास कितना, v cos 60 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास u2 का मतलब क्या होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है मेरे पास 0 और माइनस और u1 क्या है, फर्स्ट वाले को मैंने पॉजिटिव लिया था, तो u1 मेरे पास क्या है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में u1 मेरे पास क्या है नेगेटिव आएगा, तो ये कितना हो गया माइनस का u sin 60। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, तो e की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर देखो क्या आ गई, माइनस माइनस ऊपर प्लस, माइनस माइनस नीचे प्लस, तो ये आ जाएगा v अपॉन u और ये आ जाएगा तेरा cot 60। अब यहाँ से v और u अपन एज्यूम किए, इसको हटाना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन होना चाहिए, दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ से u का कंपोनेंट लिखा था, v का एक कंपोनेंट और लिखते हैं। देखो अपन एक तो v cos 60 था और एक कंपोनेंट और तुम्हारा ये हो गया, ये कितना है v sin 60। अब देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होता है, लाइन ऑफ कॉलिजन जो होता है, वहीं पर वेलोसिटी चेंज होती है हमेशा। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या, लाइन ऑफ कॉलिजन की जो परपेंडिकुलर लाइन है जो अलोंग द सरफेस है, यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अलोंग द सरफेस कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या कि u cos 60 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसको लिख सकता हूँ मैं v sin 60 के इक्वल लिख सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से v अपॉन u अपन क्या लिख सकते हो, v अपॉन u आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ये कितना आ जाएगा cot 60 के बराबर आ जाएगा। बस इसको यहाँ पर रख दो, आप यहाँ पर पुट करो वैल्यू, तो फाइनली देखो e की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, v अपॉन u भी क्या है cot 60, तो ये हो जाएगा cot 60 का स्क्वायर, cot 60 का होल स्क्वायर। cot 60 कितना होता है 1/√3 होता है, सो 1/3 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो ये सिंपल सा तरीका है ना, क्रैश कोर्स का जो वीडियो बनाया जाके देखो, वापस रिवाइज करके फिर आओ, कभी मक्कारी मत करना सॉल्यूशन देखकर, मजा नहीं आएगा, वरना कोई बात नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। इफ यू आर वेटिंग फॉर द सॉल्यूशंस ओनली, इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। अगर इन 25 क्वेश्चन को अगर आप खुद से करते हो तो वो आपके लिए अचीवमेंट होगा इस चैप्टर का, ध्यान रखना। तो हमेशा पूरी थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन को करना, राइट। चलो अब देखो नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास 2m impinges डायरेक्टली, मतलब impinges मतलब कोई मतलब भिड़ने के लिए जा रही है, ठीक है, बॉल जा रही है भिड़ने के लिए भाई, एक 2m मास वाली बॉल है, बहुत बढ़िया, डायरेक्टली ऑन अ बॉल ऑफ मास m, impinges डायरेक्टली ऑन अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है, विच इज एट रेस्ट। इसकी वेलोसिटी मेरे पास क्या है u2, सेकंड ऑब्जेक्ट इसको बोल दिया मैंने, इसकी वेलोसिटी मेरे पास 0 है। इफ द वेलोसिटी विद व्हिच द लार्जर बॉल impinges, लार्जर बॉल सपोज कितनी वेलोसिटी से u1 जस्ट बिफोर कॉलिजन, अगर u1 है, इफ द वेलोसिटी विद व्हिच द लार्जर बॉल impinges मतलब कोई कॉलिजन, be equal to the velocity of the smaller mass, ये वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर मास आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब आफ्टर इम्पैक्ट अगर आप देखोगे ये 2m हो गया, और छोटा वाला मास जो है उसकी वेलोसिटी वापस वही है जो बड़े वाले मास की वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट थी। तो क्या बुझा, मतलब ये वाली वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, इसको मैं बोल देता हूँ कितना v1। इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आपने लिख दिया, उसके लिए मुझे v1 चाहिए ना, तो v1 का सिंबल लीनियर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाओ, तो लीनियर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाओगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो 2mu1 क्या आ जाएगा, 2mu1 प्लस ये तो हो गया 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2mv1 प्लस mu1। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 2mu1 और इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mu1, ये आ जाएगा तो mu1 इक्वल्स टू 2mv1, m से m कैंसिल, तो यहाँ से v1 आ गया मेरे पास कितना u1/2। बस यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लगाओ आप यहाँ पर, क्या आ जाएगा देख, E इक्वल्स टू डायरेक्ट E इक्वल्स टू, बेटा बार बार फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, देखिए याद रख लिया है ना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा u। डेल्टा v मतलब राइट माइनस लेफ्ट होता है, ये राइट माइनस लेफ्ट, मतलब u1 माइनस v1, v1 कितना है u1/2 है, अपॉन राइट माइनस लेफ्ट, तो 0 माइनस u1, इसको सॉल्व कर लो, ऊपर आ रहा है u/2, नीचे आ रहा है u, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/2। सो E का आंसर कितना आ जाएगा C है ना, C कितना हो जाएगा 1/2, राइट। चलो बहुत आगे बढ़े अपन,
नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है कि बॉडी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। 2 किलोग्राम की बॉडी जो है वो प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स कितने से, एट टी इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहे हो आप, इसको ऊपर फेंक रहे हो। 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड के बाद में, 1 सेकंड के बाद में मतलब ये तेरा टी इक्वल्स टू 0 है, और 1 सेकंड के बाद में मतलब ये वाली बॉल कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ आ गई सेकंड बॉल जो 2 किलोग्राम की है। 1 सेकंड लेटर इसको बोल दिया अपन ने ए, और बी ऑल्सो ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। इसको 20 मीटर हाइट से अपन ने ड्रॉप किया है। ये अपन ले लेते हैं यहाँ से हाइट कितनी, 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर हाइट पर एक और बॉल को अपन ने ड्रॉप कर दिया ना, जस्ट इसके ऊपर ये 20 मीटर हाइट पर एक और बॉल को मैंने यहाँ पर जो कितनी 2 किलोग्राम की है, और इसको बोल दिया अपन ने बी बॉल, ठीक है। क्या है यार इफ दे कोलाइड इलास्टिकली, अगर ये इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, देन वेलोसिटी इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। अगर ये कोलाइड करेंगे इलास्टिकली, देखो पहली बात तो अगर एक चीज़ आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर दो सेम, एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है और अगर मास ऑफ द बॉडी सेम होते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अपने को चेक करना पड़ेगा कि इनका कॉलिजन कब होगा। पहली बात तो मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इनका कॉलिजन कब होगा। तो कॉलिजन के लिए मुझे देखना पड़ेगा इनका कॉलिजन टाइम, ठीक है। अब 1 सेकंड के बाद में मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो 1 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी देखनी पड़ेगी मुझे। तो 1 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी देखो कितनी आएगी, सोच के देखो भाई। शुरू 20 से हुआ था, 1 सेकंड के बाद में 10 हो जाएगी इसकी स्पीड, क्योंकि रिटार्डेशन कितना 10 का है ना। तो हर सेकंड 10 से स्पीड कम होना, रिटार्डेशन 10 है इसका मतलब, तो इसकी 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 10। और ये कितने से मूव कर रहा है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0। अब कॉलिजन का टाइम, इसने क्या बोला था कि इफ दे कोलाइड इलास्टिकली देन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन का टाइम क्या होगा, कॉलिजन का टाइम मतलब मीटिंग टाइम क्या होगा। मीटिंग टाइम के लिए मैंने आपको रिलेटिव मोशन बताया था। रिलेटिव में क्या बोला था मैंने, सीधा रिलेटिव में क्या बोला था, कॉलिजन का टाइम कितना होगा। उसके लिए मुझे कॉलिजन के टाइम के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस पता होगा तभी मैं कॉलिजन टाइम निकाल पाऊंगा। रिलेटिव मोशन अगर ध्यान करो, याद करो, रिलेटिव मोशन है ना, रिलेटिव में अपन ये करते थे टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो उसके लिए ये वाली डिस्टेंस आपको पता चल सकती है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर से। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना, यू टी, यू मतलब हो गया 20 और टी कितना 1 सेकेंड में, और रिटार्डेशन इसलिए माइनस साइन हाफ, जी कितना हो गया 10, और टी कितना है 1 सेकेंड में मतलब 1 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया देखिए 20 माइनस 5, ये हो गया 15 मीटर। ये तेरा 15 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 मीटर, मतलब 10 स्पीड इसकी, 10 की स्पीड से 5 मीटर। रिलेटिव मोशन जाके याद करना। तो रिलेटिव मोशन यूज करके अगर आप यहाँ से टाइम निकालोगे, ये टाइम टी, ये टाइम ऑफ कॉलिजन टी मुझे निकालना है, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच करते हैं वो, तो सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, स्पीड कितना है 10 का स्पीड है, मतलब कितना, तो 0.5 सेकंड में क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। तो 0.5 सेकंड के बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो देख लो। तो 0.5 सेकंड के बाद में वी ए तो हो जाएगा, आधे सेकंड के बाद में कितनी स्पीड हो जाएगी, सिंपल सा देखो 10 थी, 1 सेकंड के बाद में कितनी हो जाएगी 0, तो 0.5 सेकंड के बाद में कितनी हो जाएगी 5। और वी बी देखो, वी बी भी कितना होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और ये वी ए कितना है अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वी बी देखो, वी बी कितना है 0.5 सेकंड के बाद में, ये इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो 0.5 सेकंड के बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्पीड कितना है जी, जो कि 10 है, तो 1 सेकंड में 10, तो 0.5 सेकंड में कितनी 5 डाउनवर्ड। ये कॉलिजन का टाइम आ गया। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों की स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सचेंज। जब ये कोलाइड करेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सचेंज। तो देख लो यहाँ पर अब एक्सचेंज हो रही है, तो एक्सचेंज होने के बाद में स्पीड, अब देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वी ए तो डाउनवर्ड आएगा 5 से, और वी बी हो जाएगा अपवर्ड 5 से, एक्सचेंज। तो वी ए तो हो जाएगा डाउनवर्ड और वी बी हो जाएगा अपवर्ड 5 से, तो ये हो गया। तो ए आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो क्या है कि बॉल ऑफ मास को मिला के डायग्राम दिया हुआ है। देखो
ये बॉल 1 किलोग्राम की 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है, ये प्लैंक 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या पूछा है इसने, देन द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द बॉल। देखो प्लेटफॉर्म कितना इम्पल्स इम्पार्ट करेगा, उसके लिए मुझे बॉल की फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए, ये बॉल की ये वेलोसिटी चाहिए मुझे। इसको मैं बोल देता हूँ, ये प्लैंक 1 है, इसको बोल देता हूँ मैं v2, ठीक है। प्लैंक का जो u1 और v1 जो प्लैंक है वो तो मेरे पास क्या आएगा, +5 ही आएगा। और ये 10 जो है मेरे पास क्या है, ये कौन है, v1 है। और v1 जो होगा वो कितना, नेगेटिव डायरेक्शन में आने की वजह से ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो v निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मोमेंटम, इम्पल्स इम्पार्टेड चाहिए। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल v2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल v1। ये मेरे पास इम्पल्स आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो आप, अब मुझे v2 निकालना है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से मुझे v2 निकालना पड़ेगा। तो क्या है, देखो शुरू में तो m1 प्लैंक का मास दिया हुआ है क्या, बॉल ऑफ प्लैंक का मास नहीं दिया है क्या, a ball of mass when strikes a heavy platform elastically। तो इसमें अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एक काम करो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं निकलेगा, आप ध्यान करो ई से निकाल दो। आप फिर ई का फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्योंकि मास दिया होता तो अपन एलएमसी से निकाल देंगे। एलएमसी दिया हुआ है तो ई निकालो आप। तो ई का फॉर्मूला, क्योंकि ई क्या इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो ई की वैल्यू 1 दी हुई है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी, इलास्टिक कोलिजन है तो 1 है, तो माइनस v2 माइनस v1, v2 मुझे मालूम करना है। और v1 कितना है, -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 अपॉन u2 माइनस u1। एक मिनट, v1 से, अरे सॉरी एक मिनट, v2 तो पता है, v2 मैंने गड़बड़ कर दिया ना, ये एक मिनट, ये v1 नहीं होगा, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है ना, तो ये u2 होगा, सॉरी ये आपका u2 होगा ना, ये u2 होगा, इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि प्लैंक आपका ये मेरे पास u2 होगा ना, ये u2 होगा, तो v2 हो गया। v2 मतलब सारा, v2 मतलब प्लैंक का, अरे यार हाँ सही तो है, बॉल सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, हे प्रभु। हाँ v1 कितना हो गया मेरे पास, 5, पॉजिटिव ही है तो वो हो जाएगा मेरे पास 5। और u2 हो जाएगा मेरे पास -10, और u1 हो जाएगा, u1 कितना है देखो कहाँ गया, अरे u1 भी 5 है, तो ये क्या हो गया, -5। तो यहाँ से देख लो उधर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और फाइनली कितना आ जाएगा 20। देखो यहाँ पर तो v2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके 20, बस यहाँ पर रखो आप। तो इम्पल्स इम्पार्टेड कितना आ जाएगा, मास ऑफ द बॉल 1, v2 कितना हो गया 20, और v1 कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, बॉल ऑफ मास 1, एक मिनट यार, फाइनल वेलोसिटी v2, एक मिनट, v2 कितना आ गया मेरे पास, v2 हो गया, देखो इसमें एक मिनट है ना, v2 मेरे पास कितना है, v2 20 आ गया ना, मैंने फॉर्मूला से ही लिखा है यार, एक मिनट, v2 एक मिनट, अच्छा ओके, ये v2 माइनस, मैंने हाँ क्योंकि गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर एक मिनट है ना, एक मिनट, क्या कुछ गड़बड़ क्या है, देख मोमेंटम बॉल का मोमेंटम चेंज होता है, फाइनल मोमेंटम बॉल का क्या होगा, mv2 और इनिशियल, अच्छा u2, ओके इसलिए मिस्टेक हो रही है भाई मेरे, देख u2, ये अपन ने यहाँ v2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तेरा u है ना, क्या आएगा ये u2, ये u2 आएगा, ठीक है। तो 20 और u2 कितना है आपका -10 है, क्योंकि मेरे को क्या आंसर ध्यान था 30 आ रहा था, मैं मिस्टेक कहाँ हो गई। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 30। तो इम्पल्स मोमेंटम क्या इम्पल्स आ गया मेरे पास 30 न्यूटन इनटू सेकेंड, ठीक है। सो 4th डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो 18 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 क्या होगा आपके पास, 2 ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 और द अदर स्टार्ट्स एट रेस्ट। देख जो रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है उसको पहले ले रहा हूँ मैं, ये 0 पे है
एंड हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइम हो गया 2:30 बज गई है भगवान, आज तो लंच भी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक वन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1। तो ये मेरे पास क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट को आगे बना रहा हूँ, फर्स्ट हो गया मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से आगे चल रहा है, ठीक है। दे कोलाइड व्हेन द सेकंड ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी 2v1। सेकंड ऑब्जेक्ट जब 2v1 हो जाएगा, उसकी स्पीड, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा और ये एक्सेलरेट, जो एक्सेलरेट कर रहा होता है उसको हमेशा पीछे रखो आप, क्योंकि तभी कोलिजन पॉसिबल है। अदरवाइज आगे वाला एक्सेलरेट करेगा तो हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, कहीं चला जाए, है ना। तो इसलिए मैंने पीछे रखा है इसको। तो ये 2v1 जब आएगा, दे कोलाइड व्हेन द सेकंड ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी 2v1, मतलब ये कोलाइड कब कर रहे हैं, जब इसकी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2v1 हो रही है तब ये कोलाइड कर रहे हैं, और इसकी स्पीड तो v1 ही है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द सेकंड वन स्टार्ट्स मूविंग। देख सेकंड जब जस्ट स्टार्ट करेगा मूव करना, ये वो वाली पोजीशन हो गई, और ये तो मूव कर ही रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मुझे मालूम करना है d। अब इसमें देखो, अब देखो इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर 2v1 हुई है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उसको कुछ ना कुछ, देखो डिस्टेंस निकालनी है तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम मैटर करता है, टाइम चाहिए वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 2v1 स्पीड को, उस स्पीड में कितना टाइम लगा वो अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा, देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाऊँ तो 2v1 इक्वल्स टू यू हो गया 0 प्लस एक्सेलरेशन, इस बोल के लिख रहा हूँ मैं a, और टाइम कितना लगा सपोज t, तो ये हो जाएगा, तो t यहाँ से टाइम टेकन की वैल्यू आ गई कितनी, 2v1 बाय a। इससे क्या पता चलेगा मुझे, अब मैं डिस्टेंस निकालने में थोड़ा क्या होगा, मेरे को इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा, बिकॉज इतने टाइम के बाद में, अब इतने टाइम के बाद में ये भी आगे बढ़ा और ये भी आगे बढ़ा, मुझे डी निकालना है, ठीक है, दोनों ही आगे बढ़े होंगे। तो देखो अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोल रहा हूँ मैं s2, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको मैं बोल रहा हूँ s1, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जब ये कोलाइड करेगा तो s2 डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जब इससे कोलाइड करेगा तब डिस्टेंस कितनी कवर होगी, s2। उतने में फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट भी s1 आगे बढ़ा, और प्लस क्या किसके इक्वल कर दूंगा मैं इसको, प्लस d के इक्वल कर दूंगा। ऐसा क्यों किया, देखो समझो इसको, इस वाले ऑब्जेक्ट ने कहीं ना कहीं अगर s1 डिस्टेंस आगे कवर की है तो अभी एक्चुअल में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पर होगा, इसकी डिस्टेंस s1 प्लस ये वाली डिस्टेंस d, और जब वो कोलाइड करेंगे तो s2 कितनी डिस्टेंस कवर करके आएगा, इसका डिस्टेंस s1 प्लस d कवर करके तो पहुंचेगा, तभी तो कोलिजन होगा। तो यहां से अपन s2 को s1 प्लस d के इक्वल कर सकते हैं। तो देखो s2, तो s2 यहाँ पर कितना होगा, s2 निकालना है मुझे, s2 मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 है, तो हाफ a t स्क्वायर, तो t टाइम लग रहा है कोलिजन में, और s1 मतलब स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा v1 इंटू टी, और प्लस क्या आ जाएगा d। इस t को यहाँ पर प्लेस करना है ना, t को यहाँ पर प्लेस करोगे 0 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। t को यहाँ प्लेस करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको करना है ऐसे। देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लेंदी भी दिए हैं, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा आपको, यहाँ से इससे डिमोटिवेट मत होना, किससे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हो तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लो आप, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से मैं कम 3-4 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको मैं, तो इसलिए क्या है कि बहुत जरूरी है, ठीक है। डिमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया हुआ है, 2 men A and B आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक, दिख रहा है अपने को, ये प्लैंक हो गया 40 किलो का, 40 किलो का A हो गया, 60 किलो का B हो गया, B इज एट द मिडल ऑफ द प्लैंक, दिख रहा है मिडल ऑफ द प्लैंक, A इज एट लेफ्ट ऑफ द बैक प्लैंक, ठीक है। सरफेस ऑफ द प्लैंक इज स्मूथ, ठीक है। सिस्टम इज इनिशियली स्ट्रेस्ड, ठीक है। मासेस आर शोन इज फिगर, ठीक है। A and B आर मूविंग सच दैट पोजीशन ऑफ B रिमेन्स फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से देखने पर B की पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब B अगर फिक्स्ड है इसका मतलब कहीं ना कहीं A, अब इसमें क्या है, B रिमेन्स फिक्स्ड ग्राउंड देन A मीट्स B। देखो अगर B फिक्स्ड है, मतलब B की पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब कहीं ना कहीं A B की तरफ जा रहा है, A B की तरफ जा रहा है। अगर A B की तरफ जाएगा तो प्लैंक भी मूव करेगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, प्लैंक भी मूव करेगा, क्योंकि इसकी म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, तो प्लैंक भी मूव करेगा। तो मैंने बोला भाई प्लैंक सपोज कितने से मूव कर रहा है, अगर x से मूव कर रहा है ना, प्लैंक अगर x से मूव, समझो इस चीज को, प्लैंक अगर x से मूव कर रहा है, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, वही करना है। तो देखो एक अगर x मूव करता है, दूसरा कितना मूव करता है, 120 माइनस x, समझ में आ रहा है। या अगर मैं बोलूं, या इसको ऐसे देख लो आप, अगर पर्सन इज मूविंग
पर्सन इज मूविंग x, तो प्लैंक कितना मूव करेगा 120 माइनस एक्स। ऐसे देख लो आप, दोनों एक ही चीजें हैं। तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, तो लेफ्ट इसमें वापस वही करना है, तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट कौन जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है आपका प्लैंक, तो 120 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक, प्लैंक कितना हो गया 40 किलोग्राम का हो गया। और राइट में कौन जा रहा है, मास जा रहा है कितना 40 किलोग्राम वाला, और कितना एक्स। अब ये बोल रहा है कि ये अपने को समझ में आ गया। अब इसने बोला कि देन द पॉइंट वेयर ए एंड बी इज लोकेटेड, ए मीट्स बी, ए जब बी को मीट करेगा तो वो पॉइंट कौन सा होगा। तो पहले तो एक्स निकालते थे, वो 40 से 40 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब देखो एक्स की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई, मतलब क्या हुआ, मतलब ए कितना चला 60 चल गया। अगर ए 60 चलेगा सोचो, तो प्लैंक भी कितना चलेगा 60 चलेगा, दिख रहा है 120 माइनस एक्स, ए 60 चलेगा। समझना ये प्लैंक है ना, अगर ये ए है, ए अगर 60 चलेगा तो मिडिल पॉइंट ऑफ द प्लैंक आएगा ए, लेकिन प्लैंक और 60, प्लैंक भी और फर्दर 60 चल गया, तो कुल मिलाकर प्लैंक 60 चला और ए भी 60 चल गया। इसका मतलब ए आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, समझो ए कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। और सरफेस अगर स्मूथ है, इसका मतलब बी भी इसी पोजीशन पे मिलेगा आपको, क्योंकि बी तो अपनी पोजीशन पर ही है ना, क्योंकि ए यहाँ पर मिल गया, क्योंकि ए यहाँ पर पहुंच गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि 60 प्लैंक इधर मूव कर गया, तो ए, क्योंकि ए बी को कब मिलेगा, जब पूरा 60 कवर करेगा। तो ए ने अगर मेरे पास 60 कवर कर लिया तो ए क्या होगा, बी को मिल जाएगा, और एक्स की वैल्यू 60 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी को मिल चुका है। और ए जब 60 कवर कर रहा है तो प्लैंक कहाँ पहुंच चुका है, प्लैंक पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है, और बी और ए क्या हो गए, बिल्कुल राइट हैंड पर आ गए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल राइट हैंड पे आ गए, राइट कॉर्नर पे आ गए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें क्या बोला, देन द पॉइंट वेयर ए मीट्स बी द राइट एंड ऑफ द प्लैंक। मिडिल पे तो मिले, एक चीज तो क्लियर है ना आपको, मिडिल पे तो मिलेगा ही नहीं, सोचो इसको, मिडिल पे तो कभी मिलेगा ही नहीं, ये राइट में ही मिलेगा। मिडिल देखो, मिडिल मिल सकता है नहीं है, और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लैंक ये भी मिल सकता है नहीं है। तो इन नन ऑफ दीज, और इन दोनों में से एक आंसर है, राइट में मिलेगा। अब राइट साइड राइट हैंड भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने नोट्स के अंदर करवा रखा है, नोट्स में, नोट्स को फॉलो करें। जो क्रैश कोर्स का वीडियो था वहाँ पर मैंने करवाया था ये वाला क्वेश्चन, अरे यहाँ पर दो शायद ब्लॉग भी लटके हुए हैं, शायद डायग्राम पूरा बना हुआ नहीं है। ये नोट्स के अंदर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर वहाँ से रेफर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी नोट 21 में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इस क्वेश्चन को आप हटा देना, इस क्वेश्चन को हटा देना, है ना। इसका आंसर थोड़ा इसके इस क्वेश्चन में उसको क्वेश्चन नंबर 21 को हटा देना। नाउ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 24। 20 का आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 20 का आंसर बता देता हूँ, इसको चेक कर लेना आप। 20 का आंसर आपका आएगा 3mu/5, इसका आंसर है 3mu/5, ठीक है। 20 का आंसर है 3mu/5। इसको कर रहे हैं क्योंकि तो मैंने कॉपी के अंदर एज दिस करवा रखा है यार ना, खाली वेरिएबल चेंज और कुछ नहीं है, इसलिए कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट 22 पे आओ। देखो 22 क्या है, 22 को देखते क्या दिया हुआ है कि 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी दिख रहे हैं अपने को, और मास एम आर प्लेस्ड ऑन सरफेस, ठीक है। ब्लॉक्स बी एंड सी आर इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बहुत बढ़िया। ब्लॉक ए इज मूविंग टू द राइट विद स्पीड v, ये स्पीड v से मूव कर रहा है। इट कोलाइड्स विद ब्लॉक b एंड स्टिक्स टू इट। देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, स्टिक्स टू इट का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर आप यहाँ लीनियर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाओ किसके बीच में, a और b के बीच में, तो देखो क्या होगा, m a के लिए mv प्लस b का मोमेंटम 0 इक्वल्स टू, दोनों मिलकर चलेंगे तो 2mv। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, 2m टोटल मास हो गया, दोनों साथ साथ चलेंगे, और वो वेलोसिटी v मुझे निकालनी है, तो ये m से m तो कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, v/2। ये डायरेक्ट याद भी कर लो यार, हमेशा सेम मास के जब टकराते हैं तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, जब स्टिक टुगेदर होता है तो उसके इसमें स्पीड जो हो जाती है वो हाफ हो जाती है। तो स्पीड होगी मेरी कितनी, v/2, ये अपने को क्लियर है। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है ना, इसकी कॉम्बिनेशन की स्पीड है, मतलब ये दोनों क्लब कर गए, ये दोनों क्लब कर चुके हैं, और कॉम्बिनेशन की स्पीड आ रही है आपके पास v/2, ठीक है। अब ये हो सकता है आगे टकराए कहीं पर जाके c से। अब देख क्या बोला आगे इसने, देन a and b कॉम्बिनेशन कोलाइड्स इलास्टिकली विद ब्लॉक c, ठीक है। अब वापस ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पहले इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक था, अब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b एंड c। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक c, वेलोसिटी ऑफ ab कॉम्बिनेशन, और मतलब कुल मिला के ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो क्या है कि कोलिजन के बाद में c की वेलोसिटी क्या है और
ये ए और बी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है कॉम्बिनेशन की। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है v1 इक्वल्स टू क्या होता है m1 माइनस m2, तुम्हें याद है m1 माइनस m2 अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस 2m2u2 प्लस 2m2u2 अपॉन टोटल मास। ये तो v1 हो गया, तो देखो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, पर सोल्व करो यार, सोल्व जल्दी सोल्व करो। भाई साहब घर चल गया सो यार, देख v1 क्या होगा m1 मतलब a और b, तो ये हो जाएगा तेरा 2m माइनस m अपॉन कितना हो गया 3m और u1 मतलब कितना है v/2 प्लस और ये u2 तो जीरो है क्योंकि साइलेंट है मामला, ये तो हो गया जीरो और फाइनली v1 कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तेरा m से m कैंसिल, ये आ जाएगा v/6, देख ध्यान से देख है ना, ये तो हो रहा है m/3 सॉरी 1/3 हो रहा है ना, m/3m 1/3 तो v/6, तो ए बी कॉम्बिनेशन की स्पीड हो जाएगी v/6, तो ए बी कॉम्बिनेशन की स्पीड, तो बी भी गलत है सी भी गलत है, सी का भी निकालना है भगवान, सी का भी निकालना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। देख सी अब v2 के लिए ऑप्शन उल्टे हो जाते हैं, ऑप्शन उल्टे हो जाते हैं, यहाँ पर क्या u2 आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी, फॉर्मूले में अगर ध्यान हो तो m2 माइनस m1 अपॉन कैपिटल M टोटल मास इनटू u2 आता है, ये टर्म तो जीरो हो गई, और ये वाला टर्म क्या होता है 2m1 u1 अपॉन टोटल मास होता है ये, ठीक है। तो देखो v2 इक्वल्स टू कितना आ गया 2, m1 कितना है भाई, m1 हो गया तेरा 2m है ना, टोटल मास 2m, और u1 कितना है v/2 है, और टोटल मास कितना है 3m है, तो ये m2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2v/3, देखो ऑप्शन क्या आ रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक सी आफ्टर कोलिजन 2v/3, ठीक है। सो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, और वो भी राइट साइड में, पॉजिटिव वाले से राइट साइड में आएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 23 इसको भी हटा देना, इसको हटा देना है, क्वेश्चन नंबर 23 भी हटा देना, दो क्वेश्चन हटवा रहा हूँ यहाँ से ना, इन दोनों की लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 25 की जगह कितना हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, 24 देखो, a circular disc of radius r is removed from a bigger circular disc of radius 2r, और यार भाई साहब ओहो लैपटॉप गया भाई साहब, लैपटॉप बच गया फिर हो जाता है वैसे भी, लैपटॉप बंद हो जाता है। चलो देखो क्या है, a circular disc of radius r, सर्कुलर डिस्क का रेडियस r is removed from a bigger circular disc of radius 2r, बड़ा वाला सर्कुलर डिस्क बनाता हूँ मैं, ये बड़ा वाला सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस जो है वो कितना है, इसका रेडियस है भाई साहब 2r, ठीक है। इस सर्कुलर डिस्क में से मैंने क्या रिमूव करा है, एक और छोटा, सच दैट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द डिस्क कोइंसाइड, और वो भी r रेडियस का अगर आपको रिमूव करना है तो देखो, और सर्कम्फ्रेंस टच करनी है, r रेडियस मतलब क्या होगा, इसका सेंटर यहाँ आएगा, ये इसकी रेडियस आएगी r, सर्कम्फ्रेंस टच करनी इसलिए, तो ये सर्कम्फ्रेंस टच करके, और ये कहाँ से पास होगा, बिल्कुल सेंटर से पास होगा, ये एक और रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। ये रिमूव पार्ट है, ये रिमूव कर दिया। अब से सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा r फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मतलब सेंटर ऑफ मास, कुल मिला के सेंटर ऑफ मास लिखना है हमने, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क, मतलब जो रिमूव करने के बाद में जो पार्ट आ रहा है उसका सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है, और उसको अल्फा आर के इक्वल कर दो, वहां से अल्फा निकालना है आपको, तो मुझे देखना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या है, अब देखो इसको अगर मैं रिप्लेस करूं, दो पार्टिकल सिस्टम से रिप्लेस कर सकता हूं मैं इसको, मैंने आपको बताया था, अगर इसका मास मैं बोल देता हूं m1, तो रिमूव्ड पार्ट का मास मेरे पास अगर m2 है, ठीक है, तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास निकालना है, मेरे पास ये कितना हो गया m1, ये क्या m1, और ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास क्या हो गया m2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, बड़ी वाली डिस्क का मास जो होगा वो क्या उसके सेंटर पे आएगा, और छोटी वाली डिस्क का मास उसके सेंटर पे आएगा। पहले पूरी डिस्क कंप्लीट डिस्क लेंगे अपने, m1 मतलब कंप्लीट डिस्क, ठीक है, तो ये O पे आएगा, तो ये हो गया O पॉइंट,
और इसको बोल देता हूँ मैं पी पॉइंट, तो ये तेरा पी पॉइंट पे आएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर। ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, देखना इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखोगे अब मुझे m1 चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो तो मास को क्या करो, सीधा एरिया के फॉर्म में लिख दो, क्योंकि मास जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, सीधे 2r, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर m1। और m2 जो रिमूव पार्ट होता है उसका मास हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, और इसका मास ले लेंगे अपन कितना, पाई r स्क्वायर, है ना। क्योंकि सेंट्रो मास का फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर आपके पास हमेशा क्या होगा, सेंट्रो मास के फॉर्मूला में हमेशा क्या होता है, रेशो में आता है, मास रेशो में आता है, तो कहीं ना कहीं डेंसिटी कैंसिल हो जाती है, इसलिए अपन सीधा एरिया के इक्वल करके सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का सेंट्रो मास सपोज यहाँ कहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं आ रहा है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ कितनी, x, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब x निकालने का तरीका क्या है, x का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट मास लेना पड़ता है अपने को, तो m2 अपॉन टोटल मास, देखो ये मास का रेशियो आ रहा है ना, तो डेंसिटी वैसी कैंसिल हो जाएगी, एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस r। देखो m2 कितना है मेरे पास, माइनस का पाई r स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय कितना, m1 प्लस m2, तो 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय r, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का r/3 मतलब यहाँ से नेगेटिव x मैंने राइट साइड में लिया था और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, O से, ये O पॉइंट है, O से इतनी डिस्टेंस पर आएगा, तो ये तेरा सेंटर ऑफ मास आएगा। और नेचुरल है, सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट होगा, r/3, तो ये सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, r/3, तो r/3 की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा r के बराबर हो गई, तो r देखो, और r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आ जाएगा आपके पास कितना, 1/3। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट दे दिया मैंने। हाँ देखो मजा आ गया, इस टेस्ट के अंदर आपको मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 शायद मैंने रिपीट दिया, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है यार, मैंने लिखा भी था कि नोट किया था मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 दोनों सेम है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 4 सेम है, तो वहाँ से देख लेना आप। चलो ठीक है, सो राइट दोस्तों, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने कटवा दिए हैं, हटा देना, 2 क्वेश्चन कटवा दिए मैंने, हटा देना, तो क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 23 हो जाएंगे, तो 23 में से आप मार्किंग कर सकते हो। सो राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं, अपन ईयर लॉन्ग कोर्स भी चला रहे हैं, तो जो लोग ईयर लॉन्ग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जिन लोगों ने, जो लोग 2021 के लिए 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मेरे ईयर लॉन्ग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मैंने बनाया है, तो उसको वॉच करना शुरू करें पूरे ईयर। ऐसा नहीं कि बीच में मैं पैसे मांग लूँगा, होल द ईयर पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा। 11th और 12th दोनों पढ़ा रहा हूँ मैं, रोज सुबह मॉर्निंग में 9 बजे 11th की क्लास हो रही है और इवनिंग में 6 बजे 12th की क्लास हो रही है, ठीक है। मॉर्निंग में अभी बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है और इवनिंग में 6 बजे आपका क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है मैंने, है ना। जल्दी से वहाँ पर भी आ जाए अगर आप अभी तक नहीं आए हो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा क्रैश कोर्स नहीं देखा है, तो क्रैश कोर्स का पूरा कंटेंट में डाल चुका हूँ, उसको भी देख सकते हैं आप। और जो लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज को भी करें आप। और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर रोटेशनल मोशन, ठीक है, उसका मैंने पेपर डाल दिया है, कल इसका सोल्यूशन लेके अपन हाजिर होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस सोल्यूशन के साथ रोटेशनल मोशन के। थैंक यू, बाय बाय।